नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक आ चुकी है। उम्मीद है कि आप एक बेहतर रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एक बेहतर अभ्यास नहीं करते हैं, मतलब प्रश्नों को अपने हाथ से हल नहीं करते हैं और अपनी गलतियां नहीं जानते हैं, तब तक आपके चयन की संभावना नगण्य होती है, क्योंकि कमियां आपको नहीं मालूम हो पाती। किताब पढ़ के कमियां नहीं मालूम होती हैं, वो प्रश्न का अभ्यास करके मालूम होती हैं। तो आप हमारे क्विज के चैनल से जुड़कर प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप बेशक यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये हमारी पेड क्विज का चैनल है। फिलहाल वीडियो सीरीज़ में हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये जीएस का है और इसमें कहा जा रहा है, आज हम एक गद्यांश भी देखेंगे। गद्यांश आता है ना, हिंदी का भी आता है, इंग्लिश का भी आता है, तो इंग्लिश वाला भी इसी क्रम में देखा जाएगा। आज हिंदी का गद्यांश। फिलहाल जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी यानी सुपर इम्पोज्ड रिवर, इसमें से कौन सी है, जरा ध्यान से देखिएगा। अलकनंदा का नाम दिया है, कोसी मैया है, चंबल है और गोदावरी। मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की नदियों को आपको दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। तो इसमें आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंबल। ठीक है, चंबल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, यानी उसका जो कैचमेंट एरिया। देखिए, वाटरशेड और कैचमेंट एरिया में फ़र्क होता है। तो यहाँ ये कैचमेंट एरिया की बात हो रही है। और सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, आप बताएं। नर्मदा का है, महानदी का है, गोदावरी का है कि कृष्णा का है। तो इसमें से अगर आप जिन नदियों को देख रहे हैं ना, उसमें अगर ध्यान से देखें तो नर्मदा, महानदी और कृष्णा, इनकी तुलना में गोदावरी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखें। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है, मिस्टीरियस लेक का नाम इसको दिया गया है। बताइए, ये रेड हिल्स है या डोडी ताल है कि रूपकुंड है कि जोर पोखरी है, देखकर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? रूपकुंड हो जाएगा। बहुत रहस्यमयी झील है, इसकी जो गहराई है और इसके अंदर तमाम रहस्य, रूपताल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये उत्तराखंड क्षेत्र, कुल मिलाकर हिमालय में ये एक रहस्यमयी झील का नमूना है। तो इसमें हमने सी वाले को चुना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। गंगा नदी, गंगा के बारे में कमोबेश सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का अपना टेस्ट देना है। पूछा जा रहा है कि गंगा रिवर किस तरह का एग्जाम्पल है। ये पूर्ववर्ती अपवाह है या फिर ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज है, मतलब अनुवर्ती अपवाह का नमूना है, या अक्रमवर्ती है या परवर्ती है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती अपवाह का नमूना है। हिमालय के निर्माण से पहले ही गंगा का निर्माण हो चुका था। ठीक है, जब हिमालय का उत्थान होना शुरू हुआ तो गंगा या जो इस तरह की नदियाँ होती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ, इन्हें ये लगता है कि इनके रास्ते में अब एक टीला खड़ा हो रहा है, क्योंकि पर्वत एक झटके में तो खड़ा नहीं होता, धीरे धीरे करके खड़ा होता है। तो ये नदियाँ पर्वत के उत्थान का विरोध करती हैं और पर्वत को चीरकर अपना रास्ता बनाते चलती हैं। तो पर्वत खड़ा होता जाता है, बीच में से ये संकरी और तीखी घाटियों का निर्माण करती है। तो गंगा उन्हीं में से एक है और इसीलिए पूर्ववर्ती अपवाह यहाँ पे हम चुनेंगे। 6 क्वेश्चन को देखिए, 6वें नंबर का। अथर्ववेद, हमारे वेदों में विदेशियों को काफ़ी रुचि थी। तो जब बाहर से आते थे ना, तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे या वेद थे या पौराणिक ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करने की कोशिश करते थे। तो अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद किया गया मध्यकाल में। किसके द्वारा किया गया? ये काम किसने किया था ट्रांसलेट करने का? शाह मोहम्मद ने किया था, माफ़ कीजिए, शाह मोहम्मद ने किया था, मौलाना शेरी ने किया था, या फिर फैज़ी के द्वारा किया गया था। यहाँ आप ये प्रश्न भाग जा रहा है, अब नहीं भागेगा। आप देखिए, फैज़ी के द्वारा किया गया था या फिर इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं ना, बताइए इसका ट्रांसलेटर कौन था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। ये हाजी इब्राहिम सरहिंदी का काम था। सरहिंदी के नाम से भी दिया जा सकता है, वैसे पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यानी 7वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि नासिर अमीन उल मोमिनीन, ये एक लंबी सी उपाधि है, किसने धारण की थी, जरा बताइए। कौन सा सुल्तान था ये? जलालुद्दीन खिलजी था या उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक सनकी सुल्तान, या फिर इसमें से कोई नहीं? देखकर बताएं। तो 7वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नासिर अमीन उल मोमिनीन बहुत महत्वाकांक्षी शासक था अलाउद्दीन, क्रूर भी था और महत्वाकांक्षी भी था। तो बी वाले को चुनते हैं।
पूरे विश्व विजय का सपना इसका था कि सिकंदर की तरह हम भी दुनिया जीतेंगे, लेकिन इसके जो शुभचिंतक हैं वो सलाह देते हैं कि पहले भारत पे कंट्रोल करिए। तो सलाह मान जाता है, नहीं तो फिर दुनिया के भ्रमण पे निकल पड़ा होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखिए। इल्तुतमिश के काल में जो उसकी प्रांतीय सेना थी, दोनों तरह की सेना होती थी, सेंट्रल आर्मी होती थी और प्रोविंशियल आर्मी होती थी। तो जो प्रांतीय सेना थी उसको क्या कहा जाता था? उसका कुछ नाम था। क्या नाम था? बंदगान ए खान नाम था, या फिर हश्म अतरफ था, सवार ए कल्ब था, या फिर अमीर ए कल्ब था? बताइए। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखकर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। जो प्रांतीय सेना थी उसको हश्म अतरफ कहा जाता था। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, आप केंद्रीय सेना समझेंगे तो उत्तर गलत कर देंगे। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। खलीफा द्वारा मान्यता स्वीकार करना शासक के लिए किस स्थिति को स्वीकार करना होता था? मतलब कोई भी शासक जो है वो महिमा मंडित तभी माना जाता था, मतलब उसके राजत्व की सिद्धि तभी होती थी जब वो खलीफा से परमिट प्राप्त कर लेता था मेडिवल टाइम पीरियड में, जो तुर्की सुल्तान और आप देखते हैं इस्लामिक शासन होता है उसमें। तो ये खलीफा का नायब हो जाता था, खलीफा का सक्सेसर हो जाता था, मतलब उसका उत्तराधिकारी, या उसका गुलाम हो जाता था, या फिर उसका डिस्पाइल हो जाता था, शिष्य। बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। खलीफा का वो नायब कहलाता था, खलीफा ही सर्वोच्च और ये उसका नायब, मतलब उसके नायब की हैसियत से, उसके रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वो यहाँ शासन करता था। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। सवारे बरगुस्तवानी, ये जो शब्द है ना, ये सल्तनत सेना में किस पद पे था या क्या काम करता था? मतलब इसका ये शब्द जो है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कुल मिलाकर इसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो सल्तनत काल का है, ये इसमें बता दिया गया। ये पैदल सेना को कहा जाता था, या जो बंदूकची होते थे उनके लिए होता था, या इक्ता आर्मी जो होती थी उसके लिए था, या घुड़सवारों के लिए इस्तेमाल होता था? जरा देख कर बताइए। तो ये घुड़सवारों के लिए ही इस्तेमाल होता था, ठीक है। जो हॉर्समैन होते थे, मतलब घोड़े पर सवार अश्वारोही होते थे, उन्हें कहा जाता था सवारे बरगुस्तवानी, और ये सशस्त्र होते थे। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फर्स्ट इस्टेब्लिश अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, वस्त्र निर्माणशाला को स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? तो ये एमबीटी था, या रजिया सुल्तान थी, एकमात्र महिला पूरे सल्तनत काल में शासन करने वाली और बेजोड़ हिम्मती, नसरुद्दीन महमूद था, या रुकनुद्दीन फिरोज था? इसमें से कुछ निकम्मे शासक भी हैं, अब देख कर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम था। जितने भी सल्तनत में सुल्तान हुए हैं उसमें सबसे पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन शासन करने की जो असल में बुद्धिमत्ता, मतलब सही समय पर सही फैसले लेने का जो एक औकात होती है वो इसके अंदर नहीं थी, और इसी वजह से गलत समय पर गलत फैसला लेने की वजह से ये बार बार असफल होता है। लगातार जितने भी प्लान बनाता है वो सारे प्लान बहुत अच्छे थे, लेकिन सही समय पर जब उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखिए। 12वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जजिया कर से मुक्त था? जजिया एक बड़ा ही बेकार कर था, तो बताइए बच्चे इससे मुक्त थे, भिक्षुक इससे मुक्त थे, कि महिलाएं इससे मुक्त थी? कौन इससे मुक्त था? क्वेश्चन नंबर 12 डी हो जाएगा। ये सभी मुक्त थे। हालांकि जजिया की स्थिति ना ये अलग अलग शासकों के समय में परिवर्तित होती रही है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर देखें तो ये सभी जो है ये ज़्यादातर समय तक इससे मुक्त रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। सुल्तान जब बदलते हैं तो उसके साथ उनकी मंशा भी बदल जाती है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी का जब समय आता है तो उसकी मंशा दूसरी रहती है, वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहता है, तो वो हर तरफ से कर वसूलना चाहता है। ऐसे ही बहुत सारे रूलर हुए हैं, तो उस समय करों में भी हेर फेर किया गया कि मतलब ये किस पर इम्पोज होगा, किस पर नहीं होगा। वक्फ भूमि को देख लीजिए। तो ये जो वक्फ की भूमि है ये क्या थी असल में? ये निजी भूमि हुआ करती थी, या फिर धार्मिक कार्यों के लिए दी गई जमीन होती थी, या सैन्य सेवा का ये भुगतान होता था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता था? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। धार्मिक कार्यों हेतु ये दी गई जमीन होती थी, यहाँ आपने देखा। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सल्तनत काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? ये एग्रीकल्चरल रेवेन्यू होता था, या फिर टैक्स ऑन ट्रेड कॉमर्स होता था, वाणिज्य कर, या फिर ये जो लूट से प्राप्त राशि है वो हुआ करती थी, लूट मार से इसको प्राप्त करते थे, या फिर क्या अधीनस्थ शासकों से प्राप्त करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका ए वाला हो जाएगा। कृषि राजस्व, कृषि से जो रेवेन्यू ये वसूलते थे, कई प्रकार से वसूलते थे, और खेतों की पैमाइश भी होती थी, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। तुर्गिल खां का विद्रोह आपने सुना होगा, ये बंगाल में होता है, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था?
ये बलबन के समय में होता है, मतलब दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन सा सुल्तान था ये पूछा जा रहा है, बंगाल का लोकल नहीं पूछा जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर खिज्र खां, इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बलबन होगा। बलबन के समय में ये तुर्गिल खां का जो रिवोल्ट है, रिबेलियन है, ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, हालांकि आपके एग्जाम में इतना उलझा हुआ गद्यांश नहीं दिया जाएगा और न ही यहाँ पे उलझा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा के स्तर से ऊंचा दिया जाता है ताकि आप कठिन अभ्यास करके वहाँ पर राहत महसूस करें। तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। संवाद में दोनों पक्ष बोलें ये आवश्यक नहीं है। प्रायः एक व्यक्ति ही संवाद में, मतलब दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसको हम संवाद कह सकते हैं। तो कहा गया कि प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी ज़्यादा लाभप्रद होती है। भाई संवाद सफल तभी होगा जब एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, तो एक की मौन भागीदारी होगी, भाई जो सुनने वाला है वो मौन रहेगा। तो यह स्थिति संवादहीनता से भिन्न होती है। संवादहीनता तो वो होगी ना जब कोई भी ना बोले, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, मतलब एक श्रोता है दूसरा वक्ता है। और मन के हारे दुखी व्यक्ति जो है वो दूसरे पक्ष, यहाँ आप देख रहे हैं, मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं बल्कि अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है, क्योंकि जो दुखी है वो बोलकर अपना दुख बताएगा, तो सामने वाले के अंदर सुनने का धैर्य होना चाहिए, मतलब वो अच्छा श्रोता नहीं रहेगा तो सुन नहीं पाएगा। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति, सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। जब तक आप मुंह बंद किए हैं तो आप एकदम हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया आपका रहन सहन है, बढ़िया कपड़े आपने पहने हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई संस्कार नहीं है, आप किसी भी गुण से युक्त नहीं है, जैसे ही आप मुंह खोलेंगे आपकी असलियत बाहर आ जाएगी। या फिर एक फटे पुराने चीथड़े में लिपटा हुआ कोई बहुत ही बेजोड़ विद्वान मनुष्य है, सुकरात जैसा, या फिर कोई भी आप विद्वान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चिथड़े में लिपटा है, लोग उसे भिखारी समझकर दुत्कार रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा और प्रवचन करना शुरू करेगा लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति जब मुंह खोलता है और बोलता है, उसकी वाणी बाहर निकलती है, उसका संवाद बाहर निकलता है, तो उससे उसकी सांस्कृतिक स्थिति का, सामाजिक पृष्ठभूमि का और माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं इसका पता लग जाता है। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और ज़्यादा अशिष्ट संवाद है तो बिगड़ भी जाते हैं। वो कहावत है ना, बातें ही हाथी पाई है, बातें ही हाथी पाऊँ, तो वो सार्थक होती है। बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हल हो जाती है बातचीत से, तो बातचीत एक अच्छा समाधान है। युद्ध सभी समस्याओं का विकल्प नहीं होता है, संवाद होना चाहिए। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसमें भारत बार बार कह रहा है कि उन्हें बात करनी चाहिए आपस में, लेकिन अब बात तक बात पहुंच नहीं चुकी है, उससे आगे बढ़ चुकी है, लड़ाई छिड़ चुकी है। इसके बाद आप देखें, कहा गया कि संवाद में सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से और पूरे धैर्य से सुनी जाएं। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उसका लाभ है। ये नहीं कि सुन रहा है और हाँ हाँ कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और तभी समस्या सुलझ सकती है। कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर आया है और आप अपने ही रंग में मस्त हैं, तो ये संभव नहीं है कि फिर उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो सच में सुनना एक कौशल है, बोलना तो कौशल है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा धैर्य और कुशलता का काम है सुनना और सुनकर सही विश्लेषण कर पाना। तो इसमें हम अकुशल होते हैं। आजकल के समय में बोलना सभी जानते हैं, लेकिन सुनना बहुत कम लोग जानते हैं और चाहते भी सुनना कम है। एक दूसरे की बात अगर हम काटने लगेंगे तो उसे समाधान सुझाने के लिए उतावलापन कहा जाएगा, मतलब हम क्या हैं, उतावले हो गए। और उतावलापन जो है वो संवाद की आत्मा तक पहुँचने में हमें बीच में रोड़ा अटका देता है, मतलब पहुँचने ही नहीं देता। तो हमारी स्थिति ये होती है समाज में कि हम तो अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाना चाहते हैं, भाई हम तो अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होने लगती है। वह सोचता है कि व्यर्थ ही इनके सामने मुंह खोल दिया, ये तो अपना ही राग अलाप रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग लेके बैठे हुए। तो रहीम ने ठीक ही कहा था कि रहीमन मन की व्यथा को मन में ही गोए रखना चाहिए, यानी गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो बाहर अगर जाहिर करिएगा तो सुन अठ ले हैं लोग सब, बाँटी ने ले हैं कोई, मतलब सुन के लोग अपना अपना भाषण प्रवचन स्टार्ट कर देंगे या आपको सताना शुरू कर देंगे। अगर आपके शत्रु हैं या फिर आपका हितैषी नहीं है तो वो आपकी कमियां निकालना और आप पे व्यंग करना कि पहले तो खूब बन रहे थे, अब आप एकदम ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, मज़ा आ रहा है। तो ऐसी वाली मानसिकता लोगों की हो जाती है। तो इसीलिए वो बांट नहीं सकते आपका दुख, बल्कि उसमें और इठलाने लगेंगे, यानी और इतराने लगेंगे। तो कुल मिलाकर मन की जो व्यथा है उसको मन में ही रखने में भलाई है, क्योंकि हर आदमी अच्छा श्रोता नहीं होता है। ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता ही मूल मंत्र है। लोग तो पेड़ पौधों, नदी पर्वतों और पशु पक्षियों से भी संवाद करते हैं। रामायण इसका साक्षात उदाहरण है। हे खग मृगकर मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब सीता जी जब खो जाती हैं, रावण उनका अपहरण कर लेता है, तो भगवान राम और लक्ष्मण, वैसे तो भगवान थे तो वो जानते थे कि सीता जी कहाँ हैं और सीता जी खुद वहाँ से लौट आने का सामर्थ्य रखती थी, लेकिन चूंकि मनुष्य लीला वहाँ पे चल रही थी तो वो
हर पत्ते पत्ते, हर पशु पक्षी, हर जीव से, मतलब जो चराचर मात्र है उन सब से प्रश्न कर रहे थे कि तुम में से किसी ने सीता रूपी जो मृगनयनी मतलब सुंदर महिला है उन्हें देखा है। तो ये प्रश्न चलता है। मतलब संवाद जो है वो आवश्यक नहीं है कि दो मनुष्यों के बीच में ही हो, ये निर्जीव जो घटक हैं पर्यावरण के उनसे भी हो सकता है। तो राम ने इन सब से पूछा कि क्या आपने सीता को देखा है, और एक पक्षी ने ही उन्हें सबसे पहले बताया भी था। ठीक है, इसलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। जटायु के बारे में यहाँ कहा गया है, जटायु ने ये नहीं बताया कि सीता जी एग्जैक्टली कहाँ है, वो तो हनुमान जी को पता चलता है, लेकिन जटायु यहाँ पर ये तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि भाई अपहरण करके ले जाया गया, और वो रोकने का भी प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तो अब ये तो आपने पढ़ लिया प्रवचन, लेकिन अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो गद्यांश अभी अभी आपने पढ़ा है और गुना है, तो उसमें शीर्षक क्या होना चाहिए? शीर्षक पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा भी। तो अव्यक्त संवाद इसका शीर्षक होना चाहिए, संवाद एक कौशल होना चाहिए, संवाद और श्रोता होना चाहिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर श्रोता और वक्ता इसमें विकल्प रहता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो संवाद एक कौशल है, यही पूरे गद्यांश में हमने यही तो समझने का प्रयास किया है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको चुनना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई से गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। संवादहीनता का क्या मतलब होता है? तो संवादहीनता का ये कतई मतलब नहीं होता है कि एक पक्ष बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, ये तो संवाद का सार्थक स्वरूप है। ऐसा तब होता है जब बातचीत ही ना हो, यानी कोई ना बोले और कोई ना सुने, सब लोग मौन है। तो ये स्थिति जो है ये संवादहीनता होती है, और इसीलिए इसका जो सी वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। बत्ती जला लीजिए। देखिए, संवादहीनता का तात्पर्य होता है बातचीत न होना, और ये मौन भागीदारी से एकदम अलग है। मौन भागीदारी का मतलब ये होता है कि एक पक्ष जो है आपका वो बोल रहा है और आप क्या है उसमें भागीदार हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सुनकर निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने इसे किया है, और ऐसे ही रंग बिरंगे प्रश्नों से आपका पाला पड़ता रहेगा। आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ वीडियो का आप आनंद ले रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।